बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 10वीं गणित में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बच्चों हमने इस अध्याय में त्रिविमीय आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की गणना करने के लिए सीखा। कुछ फार्मूलों को हमने पढ़ा और उम्मीद है आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। जिसमें हमने पढ़ा था घन पढ़ा था बच्चों, घनाभ पढ़ा था, बेलन पढ़ा था, शंकु पढ़ा था, गोला पढ़ा था और अर्धगोला पढ़ा था। और ये सब के सूत्र आपको बताए गए थे भाग 1 में। निश्चित रूप से आपने भाग 1 को अच्छे से कर लिया होगा और फार्मूलों को याद कर लिया होगा। तो आइए बच्चों चलते हैं भाग 2 की ओर। भाग 2 में देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं बिना देर किए भाग 1। यहाँ दोस्तों, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न पहला बच्चों, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है बच्चों, प्रश्न में हमको दिया है क्या क्या दिया है। घनाभ की लंबाई दिया हुआ है बच्चों, घनाभ की लंबाई, और ये लंबाई को हम a मानते हैं। लंबाई a बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई इसको b से इंडिकेट कर देते हैं, b बराबर 4 मीटर, और ऊंचाई जिसको हम c से इंडिकेट करते हैं ये दिया हुआ है 2 मीटर। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई में बच्चों आप लोगों को 4 प्रकार के विकर्णों का फार्मूला बताया गया था, जिसमें पहला पृष्ठीय विकर्ण d1 माने थे, दूसरा को d2, तीसरा को d3 और चौथा आकाशीय विकर्ण की लंबाई का सूत्र हमने आपको लिखवाया था। उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं पहला पृष्ठीय विकर्ण d1 बराबर, पहला पृष्ठीय विकर्ण, क्योंकि प्रश्न में पूछा है सभी पृष्ठीय विकर्णों की लंबाई आपको मालूम करना है। तो पहला पृष्ठीय विकर्ण को हम d1 मानने थे और d1 का हमने फार्मूला लगाया था अंडर रूट में a² प्लस b²। अब a का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से। a का मान है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 8 कितना होगा 64, और 4 चौक हो जाएगा 16। 64 और 16 जोड़िए बच्चों, 64 से 16 हो जाएगा, 64 से 70 10 80, और 80 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 4 चौक 16 पंचे 80, अर्थात 4 अंडर रूट 5 मीटर होगी। ये पहला विकर्ण आपका मालूम हो गया। अब चलते हैं दूसरे विकर्ण की ओर। दूसरा विकर्ण को हम d2 माने थे, तो d2 का फार्मूला हो जाएगा, दूसरा विकर्ण d2 का फार्मूला हो जाएगा करड़ी में b² प्लस c²। b का मान आपको मालूम है बच्चों प्रश्नानुसार 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, और c का मान है 2, 2 का वर्ग हो जाएगा। 4 चौक होता है 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 होगा बच्चों 20, और 20 का स्क्वायर रूट होगा 2 दूनी 4 पंचे 20, अर्थात 2 करड़ी 5 मीटर। इस तरह से हमने दूसरा विकर्ण भी मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे विकर्ण की ओर। तीसरा विकर्ण को बच्चों हमने d3 माना था, और d3 का सूत्र लगाए थे हम लोग अंडर रूट a² प्लस c²। और a का मान क्या है बच्चों, a का मान है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा, और c का मान है 2, 2 का वर्ग हो जाएगा। 8 8 होता है 64, और 2 दूनी 4 होता है बच्चों, 64 और 4 जोड़ दीजिए, 68 68, और 68 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 17 और 68, अर्थात 2 करड़ी 17 मीटर। तो इस तरह से हमने तीसरा विकर्ण भी मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं बच्चों आकाशीय विकर्ण की लंबाई की ओर। आकाशीय विकर्ण की लंबाई, और आकाशीय विकर्ण की लंबाई के लिए हमने फार्मूला लगाया था बच्चों आकाशीय विकर्ण की लंबाई, इसका हमने फार्मूला लगाया था, आप सबको याद आ रहा होगा। क्या फार्मूला था बच्चों, करड़ी में a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c², ये फार्मूला हमने लगाया था। a का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में a का मान है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। b का मान क्या है बच्चों 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, और c का मान 2 है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। 8 8 होता है 64, 4 चौक 16, और 2 दूनी 4 होता है बच्चों। सब कुछ जोड़ दीजिए 64, 16 और 4 को, तो 64, 16 और 4 को जोड़ने से हमको मिलेगा 64 6 7 80 84। कितना मिलेगा बच्चों 84, और 84 का ओवर रूट कितना होगा बच्चों 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 21, अर्थात 2 करड़ी 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 2 करड़ी 21 मीटर। तो इस तरह से हमने सभी विकर्ण मालूम कर लिए। पहला विकर्ण हमने क्या मालूम किया था बच्चों, पहला विकर्ण d1 का मान हमने क्या मालूम किया था 4 करड़ी 5 मीटर हमने मालूम किया था। दूसरा हमने निकाला d2, और d2 का मान हमने ज्ञात किया था 2 करड़ी 5 मीटर। तीसरा हमने निकाला था d3, और d3 को हमने निकाला था
2 कड़ी 17 मीटर, और अंत में हमने निकाला, क्या निकाला बच्चों, आकाशीय विकिरण। तो इस तरह से हमने सभी विकिरणों की लंबाई याद कर लिया और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप फार्मूला याद करके सारे विकिरणों की लंबाई को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के पृष्ठीय विकिरण व घन के आकाशीय विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के पृष्ठीय विकिरण व घन के आकाशीय विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको प्रश्न में ज्ञात है घन की भुजा, घन की भुजा, ये भुजा हमको दिया हुआ है बच्चों, जिसको हम ए मानते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। ए बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले प्रश्न पूछा है पृष्ठीय विकिरण की लंबाई, और आप सबको इसका सूत्र मालूम होगा। पृष्ठीय विकिरण की लंबाई का सूत्र होता है a√2 इकाई। तो सबसे पहले हम चलेंगे घन के पृष्ठीय विकिरण की लंबाई, और इसका सूत्र होता है बच्चों a√2 सेंटीमीटर। a√2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, मीटर में, मीटर में, इकाई में। ए का मान दिया बच्चों 6 कड़ी 2 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ये हो गया बच्चों घन के पृष्ठीय विकिरण। फिर प्रश्न में पूछा है इनका आकाशीय विकिरण की लंबाई भी याद करना है आपको, इसलिए घन के आकाशीय विकिरण की लंबाई, और आकाशीय विकिरण की लंबाई का सूत्र होता है बच्चों 1 कड़ी 3 इकाई, और यहाँ सेंटीमीटर दिया है a√3 सेंटीमीटर। ए का मान है बच्चों 6 प्रश्न में दिया हुआ है 6 कड़ी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने घन का पृष्ठीय विकिरण भी निकाल लिया और आकाशीय विकिरण भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम सूत्र मालूम करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से हमने लिया है, जिसको प्रश्न नंबर 2 से लिया है। प्रश्न है एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुनेंगे बच्चों। एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में दिया है क्या दिया है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम r मानते हैं। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है तथा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ दिया हुआ है बच्चों, और ये दिया हुआ है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमको प्रश्न में दिया हुआ है, ज्ञात है। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, आप लोग याद कर लिए होंगे, सूत्र होता है 2πr/h। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 3696। पाई का मान बच्चों 22/7 होता है, 22/7। आर प्रश्न में दिया हुआ है 14 गुणित h बराबर 3696। पक्षांतर कर दीजिए बच्चों, h बराबर 3696 गुणा 7 हो जाएगा, तीजा गुणा कर देंगे, बटे 2 गुणित 22 गुणित 14, 2 गुणित 22 गुणित 14, 7 दूनी 14 कट जाएगा बच्चों। और उसके बाद बचा हमारे पास क्या, बच गया 3696 ऊपर में, और नीचे में बच गया 2 गुणित 22 गुणित 2। अब इन तीनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं बच्चों। गुणा करने से हमको मिलेगा, ऊपर में मिल जाएगा 3696, तो इतना ही दिया हुआ है, किसी गुणा नहीं करना है। 22 × 4 = 88। अब इसको 88 से हम भाग करेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा h बराबर 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने h मालूम कर लिया। h मतलब प्रश्न में पूछा था बेलन की ऊंचाई याद कीजिए, तो बेलन की ऊंचाई होगी 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको फार्मूला अच्छे से याद रखना है बच्चों। यहाँ हमने एक ही फार्मूला लगाया, उस फार्मूला का नाम है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है बच्चों प्रश्न में, दिया है क्या क्या हमको ज्ञात है बच्चों, दिया है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल हमको ज्ञात है तथा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और ये हमको ज्ञात है बच्चों प्रश्न में 154 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों आधार का क्षेत्रफल, चूंकि आधार बेलन का वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको ज्ञात है πr² बराबर हो जाएगा 154। अब पाई का मान होता है बच्चों 22/7, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमको ज्ञात करना है बराबर 154।
पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 154 का गुणा हो जाएगा 7 से और 22 से भाग कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 22 सत्ते 154 होता है, 7 सत्ते 49, तो r बराबर हो जाएगा 49 का वर्गमूल अर्थात 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में पूछा है बच्चों बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, इसलिए आयतन बराबर, और आयतन का सूत्र आप सबको मालूम है, पाई r स्क्वायर h होता है। पाई का मान, यहाँ पर एक तरीका और था बच्चों, लंबा हो गया, इस तरीके में क्या है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और गुणित ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हमको कितना मालूम था प्रश्न में 154 मालूम था, और गुणित ऊंचाई प्रश्न में 10 दिया हुआ था। एक बहुत शॉर्टकट तरीका है और इससे गुणा करके आप तुरंत आंसर मालूम कर सकते हैं, अर्थात हमको आंसर कितना मिल गया बच्चों 154 गुणित 10 अर्थात 1540 आयतन है, इसलिए घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर मालूम कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई दोनों हमको ज्ञात है, तो 1540 घन सेंटीमीटर हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही भाग 2 यही हम समाप्त करते हैं। आप यदि चैनल में नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो बच्चों हम मिलेंगे भाग 3 में, आपसे मुलाकात हमारी होगी, और तब तक आप लोग अच्छे से सूत्रों को, फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। भाग 2 के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए गए हैं, जो परीक्षोपयोगी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छे से अध्ययन करिए, बहुत अच्छे से बनाकर देखिए। तो मिलेंगे बच्चों भाग 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।